बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नुस्खा पार्डिया है एंड आई वेलकम टू द हेल्थकास्ट। और आज के एपिसोड में एक दफ़ा फिर हमारे साथ एक कंसल्टेंट है एंड शी इज़ द यंगेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर अदलिया ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं। वी वेलकम हर। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके एजुकेशन की तरफ से कि आपने अपनी एजुकेशन गायनी स्पेसिफिकली उसको किस तरीके से आपने दिया। अगर मैं अपने चाइल्डहुड की बात करूँ ना, तो आई बिलोंग टू अ वेरी नॉन प्रोफेशनल फैमिली, जिसमें कभी कोई किसी ने अपना प्रोफेशनल कैरियर परस्यू नहीं किया। आई वॉज द ओनली वन जिसने जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी पढ़ाई में, एंड आई वॉज वेरी स्टूडियस स्टूडेंट। ठीक है, और मैं तभी अपने बचपन से ही मैं चाहती थी कि आई शुड बी अ डॉक्टर। बस अल्लाह ताला ने जो है बहुत साथ दिया। और मेरे पेरेंट्स का खुद बस जब मैंने मैंने ये सोचा कि मुझे एक डॉक्टर बनना है, तो फिर उन्होंने मेरा आई वॉज़ नॉट एक्सपेक्टिंग कि मेरे पेरेंट्स मुझे इसमें बहुत सपोर्ट करेंगे। लेकिन जब मैंने ये अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर की, तो उन्होंने बोला नहीं, यू शुड गो फॉर इट। और फिर मैंने अपनी बेसिक एजुकेशन इन मेडिकल कॉलेज कंप्लीट की, अपना MBBS कंप्लीट किया। इसके बाद जो है ऑब्वियसली मेरी शादी हो गई, डिफरेंट फील हुई। जब मैंने एज एन इंटर्नशिप गायनी चूज़ किया, तो तब मेरा इंटरेस्ट डेवलप होना स्टार्ट हुआ कि गायनी इज़ अ गुड फील्ड, और स्पेशली जो है फीमेल्स के लिए इट्स अ वेरी गुड फील्ड। और मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा जैसे स्टूडियस टाइप, पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद आई कैन नॉट वर्क लाइक दैट जितना गायनी में काम होता है, क्योंकि गायनी में देयर इज़ नो वर्किंग आवर्स ना। उसमें आपको यू हैव टू कवर, हाँ, यू हैव टू वर्क डे एंड नाइट। तो ये इसकी जो बहुत ज़्यादा कमिटमेंट, मुझे शुरू में ऐसा लगता था कि शायद मैं इसको कोप अप नहीं कर पाऊँगी। लेकिन जब मैंने हाउस जॉब किया, तो ऑटोमेटिकली मेरा पैशन डेवलप हुआ। इसके बाद मेरी शादी जो है ऐसे घर में हो गई जहाँ पे सब लोग डॉक्टर्स हुए, और मेरी जो मदर इन लॉ हैं वो गायनेकोलॉजिस्ट, उनको जब मैंने उनको देखा तो मैंने आइडियलाइज़ करना शुरू किया उनको। और फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे यही करना है। सपोर्ट मिल जाती है ना, फिर अगर घर में एक और होता तो। जी, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, उन्होंने और मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे मेरे कैरियर को परस्यू करने में क्योंकि ऑब्वियसली जब आप गायनी ऑप्स चूज़ करते हो, तो ऑब्वियसली इसकी रेजिडेंसी, जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे रेजिडेंसी, इट्स वेरी टफ। 36 आवर्स वर्किंग आवर्स स्ट्रेट अवे होते हैं, एंड हर 4 डे ऑन नाइट कॉल्स होती हैं। तो और 4 इयर्स की इतनी हेक्टिक रेजिडेंसी होती है, जो मैंने अपने बच्चों के साथ अल्लाह ने करवाया, लेकिन हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो आप यंगेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, तो एक जनरल बात करता हूँ, हाउ डू यू फील लाइक टू बी अ यंगेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट? यंगेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट तो बहुत सारे बन सकते हैं, क्योंकि अगर आप अपना मुझे अल्हम्दुलिल्लाह एक जो है ना वो सपोर्ट मिला अपनी फैमिली से। तो मैंने शादी के फ़ौरन बाद ही अपना पार्ट 1 क्लियर किया, अपना MRCOG दिया। मैं MRCOG पार्ट 2 दे रही हूँ, MRCOG में आगे MRCOG अपनी मेरी इंग्लैंड की डिग्री रहती है, वो मैं कंप्लीट कर रही हूँ। एक मैंने FCPS कर लिया है, जो यहाँ की डिग्री है। ठीक है, वो कंप्लीट करके इसके बाद फिर अब अच्छा लग रहा है, सही है अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो सब नॉर्मल है, अब आपका हॉस्पिटल है, आपने जाना है बनाना है, कोई इस तरीके नहीं। लेकिन अब ये है कि मैंने सब स्पेशलिटी जो है वो इनफर्टिलिटी में आई एम डूइंग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF, ICSI, आई एम डूइंग दैट इन ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट। ओके, ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट इनफर्टिलिटी सेंटर में मैं IVF कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दैट्स रियली गुड, वी होप फॉर दैट, होप फॉर द बेस्ट। एंड अब हम आते हैं टॉपिक की तरफ ना, कि आज का हमने टॉपिक वैसे डिसाइड करा था कि जो ब्लड प्रेशर के जो इश्यूज़ होते हैं वाइल प्रेगनेंसीज़, जो कि हम देखते हैं हर डेली लाइफ में देखते हैं, डॉक्टर वो आपके पास कितने पेशेंट्स भी आते हैं, तो आपका उनके साथ क्या एक्सपीरियंस रहता है? सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि लोगों को इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि दिस इज़ द 3rd मेजर कॉज ऑफ मैटरनल डेथ। मैटरनल डेथ का मतलब प्रेगनेंसी रिलेटेड इशूज़ से जो डेथ होती है, उसमें हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर की बीमारी की वजह से सबसे ज़्यादा मैटरनल डेथ्स हो रही हैं पूरी दुनिया में। ठीक है, सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पोस्टमार्टम हैमरेज से भी होती हैं, लेकिन इट इज़ 2nd and 3rd कॉज। पोस्टमार्टम हैमरेज इज़ द फर्स्ट कॉज, 2nd जो होता है वो इन्फेक्शन इन प्रेगनेंसी होता है, एंड 3rd मेजर कॉज होता है। और वेस्ट में भी इसकी वजह से डेथ्स होती हैं। ठीक है, हमारे यहाँ तो और नेग्लिजेंस होती हैं, क्योंकि प्रॉपर एंटीनेटल चेकअप्स नहीं होते। पेशेंट रूल आउट ही नहीं होता उसका कि भाई उसका ब्लड प्रेशर हो रहा है, क्योंकि समटाइम्स पेशेंट जब शुरू में बेसिकली जो हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी ये होता है कि जब
पाँचवें महीने का हमल होता है, उस टाइम पे पेशेंट जो है वो जब एंटीनेटल विजिट करती है तो हम उनके ब्लड प्रेशर जब जितना बुकिंग विजिट से वो आ रही होती है हम उसका ब्लड प्रेशर मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो उसमें ब्लड प्रेशर समटाइम्स क्या होता है, आप पेशेंट की कोई कंप्लेन नहीं होती, बट हमें स्क्रीनिंग में पता चलता है कि पेशेंट हाइपरटेंशन की तरफ जा रही है। मतलब उसको सिम्टम्स नहीं हो रहे होते लेकिन वो इंटरनली होता है। हाँ, इस सिम्टम्स उसको तब शुरू होते हैं जब वो एक्सट्रीमली हाई होता है। अच्छा, जब वो सब ऑप्टिमल होता है तो पेशेंट को समटाइम्स कोई सिम्टम्स नहीं होते, नॉन सिम्टोमेटिक होता है ये सारी चीज़ें। एसिम्प्टोमेटिक होती है। और बात ये होती है कि जैसे ही ब्लड प्रेशर 140/90 से ज़्यादा होना शुरू हो तो उसको उस पेशेंट को हम लेबल कर देते हैं कि शी इज़ डेवलपिंग हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, ठीक है। और इट इज़ और इसका जो मेजर जो फर्स्ट प्रेगनेंसी लोग होते हैं, फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो कुछ होता ही नहीं है। फर्स्ट प्रेगनेंसी इज़ हाई रिस्क प्रेगनेंसी, उसमें हमें नहीं पता होता कि उसकी कैसे डिलीवरी होगी, वो पेशेंट कैसा रिएक्ट करेगी। और हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी में जो होता है वो सबसे ज़्यादा कॉमन इन प्राइमरी पेरिस, यानी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी इज़ द रिस्क फैक्टर। फिर एक्सट्रीम ऑफ एजेस होता है, ओबेसिटी होता है, हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन इन फैमिली होता है, या पेशेंट जो एग्जिस्टिंग हाइपरटेंशन होता है वो उसकी कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी में, वही हाइपरटेंशन जो है प्रेगनेंसी में एग्रेसिव हो सकता है। Okay. तो बेसिकली अब हमने जब वही बात की कि ना ये एक स्टार्ट लेवल पे पता नहीं चलता कि इसके क्या सिम्टम्स वगैरह हैं, तो जब ये बढ़ जाता है इसके सिम्टम्स क्या आने शुरू होते हैं? पेशेंट सबसे पहले कंप्लेन घबराहट की करता है, हेडेक की करता है कि मुझे बहुत हेडेक हो रहा है, घबराहट हो रही है, अनईजी फीलिंग होती है पेशेंट की होती है। और दूसरा ये कि बॉडी के अंदर जो है ना, आप देखेंगे उस बॉडी में पफ़ी फीलिंग होती है, जिसको हम एडिमा कहते हैं अपनी लैंग्वेज में। एडिमेटस होना लगती है बॉडी, पूरे जनरलाइज एडिमा होना शुरू हो जाता है बॉडी में। तो वो वैसे प्रेगनेंसी में लोग इस तरह इग्नोर कर देते हैं कि एडिमा तो प्रेगनेंसी में होता है। ऑब्वियसली स्वेलिंग होती है प्रेगनेंसी में, लेकिन उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। उसमें हमें टेस्ट कराना होता है, यूरिन एनालिसिस कराना होता है, जिसमें हम देख रहा होता है कि आपके जिस्म के अंदर प्रोटीन, जिसको फौलाद कहा जाता है, वो तो जिस्म में से लॉस नहीं हो रहा। क्योंकि अगर वो लॉस हो रहा है तो ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। क्योंकि हाइपरटेंशन इन इटसेल्फ अगर कंट्रोल हो जाए तो ठीक है, लेकिन अगर प्रोटीन यूरिन में आना शुरू हो जाए तो ये कॉम्प्लिकेशन हो गई हाइपरटेंशन की, और इसकी वजह से फिट्स पड़ सकते हैं पेशेंट को फिट्स पड़ सकते हैं, स्ट्रोक हो सकता है। और पेशेंट जो है उसको मतलब वो पेशेंट अगर कुछ एस्पिरेट कर ले तो वो वेंटिलेटर पे जा सकता है। और अगर मेजर ब्लीड अगर ब्रेन के अंदर हो जाए तो पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो ये मतलब डायरेक्ट जो थर्ड रेशियो है इसका, तो ये डायरेक्ट डेथ पे आते हैं उसके डेथ पे आता है, क्योंकि समटाइम्स इग्नोर्ड हो जाते हैं। समटाइम्स जब पेशेंट्स हमारे पास लेकर आते हैं, पेशेंट कॉम्प्लिकेट हो चुका होता है, वो फिट कितनी दफ़ा होता है कि अब वो हमारे पास एक्लेम्प्टिक फिट में फ़र्स्ट टाइम आ रहा होता है। एक्लेम्प्टिक फिट इज़ जो हाइपरटेंशन की वजह से फिट पड़ता है, हम उसको एक्लेम्प्टिक फिट बोलते हैं। तो एक्लेम्प्टिक फिट के साथ आ रहा होता है और उसको मैनेज करते हैं, उसको वेंटिलेटर पे डालते हैं। अगर समटाइम्स रिकवर हो जाता है, अगर उसको प्रॉपर मैनेजमेंट उस टाइम पे हम है, उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर लें, लेकिन अगर उसको मल्टीपल फिट्स पड़ते रहे तो पेशेंट की डेथ हो। डॉक्टर के पास जाए तो ये क्योर हो सकता है। अब हमारे तो क्या है कि हम गूगल पे देख लेते हैं, भाई ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, गूगल पे देख लिया, उसकी दवाइयाँ गूगल से ही देख ली और वो स्टार्ट ली। हाँ, डॉक्टर के पास जाना हमें प्रेफर ही नहीं करते हम लोग। हाँ, तो वो आप क्योंकि जब हाइपरटेंशन एंटीनेटली डायग्नोस होता है उसको हम मेडिसिन से बहुत अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं, और जब वो कंट्रोल हो जाते हैं तो उसकी कॉम्प्लिकेशन ऑटोमेटिकली हम प्रिवेंट कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन में एक तो मैंने आपको फिट बता दिया, एक मैंने स्ट्रोक बता दिया, एक हेल्प सिंड्रोम भी होता है। हेल्प सिंड्रोम में ये होता है कि आपके जिस्म के जमने वाले खुलिये, जिसको प्लेटलेट्स कहते हैं, वो कम होना शुरू हो जाते हैं, और आपके लिवर के अंदर जो है ना वो सूजन होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके जिस्म के अंदर कहीं पे से भी जब मतलब ऑब्वियसली उसकी जो क्लॉटिंग कैपेसिटी होती है, यानी खून की जमने वाली सलाहियत होती है, वो ख़त्म हो जाती है और पेशेंट हर जगह से ब्लीड कर सकता है। तो डिलीवर होने के बाद ये होता है कि पेशेंट जो है वो सिवियरली ब्लीड करता है और ही में एक्सपायर। और एक कॉम्प्लिकेशन जिसको हम DIC कहते हैं, डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, वो हो सकती है। ओके, तो इस पर अब तो ये हमने बात करी है पेशेंट के बारे में ना, तो उसके बेबी पे क्या इफेक्ट पड़ता है इसका? अच्छा, बेबी पे ये होता है कि अगर पेशेंट को कंटिन्यूसली सेकेंड ट्राइमेस्टर से ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाए तो बेबी जो है उसको ब्लड सप्लाई थ्रू प्लेसेंटा नहीं मिलती, उसकी ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड होना शुरू हो जाती है। उसको हम कहते हैं इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, जो अल्ट्रासाउंड से ही पता चलता है। फिर हमें उसका एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं जिसको हम डॉपलर कहते हैं, ताकि हमें ये पता चले कि कितनी खुराक बच्चे को थ्रू प्लेसेंटा मिल रही है। अगर वो रिस्ट्रिक्टेड है तो ऑब्वियसली बच्चे को कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, बच्चे की प्रीटर्म डिलीवरी हो सकती है, बच्चे की इंट्रा यूट्राइन अगर बहुत ज़्यादा
जो है वो ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो जाए तो उसकी डेथ भी हो सकती है। ओके। और बच्चे जब ऐसे बच्चे जल्दी पैदा होते हैं, उनको वेंटिलेटरी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, NICU एडमिशन है, ऐसे बच्चे अगर हम उसको लॉन्ग टर्म उनका फॉलोअप करें तो ऐसे बच्चों में न्यूरो डेवलपमेंटल डिलेज़ होते हैं, बच्चों में लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। तो मतलब अगर चाइल्ड्स को कहलाते हैं। हाँ, मतलब आप फर्स्ट डे से लेके एंड तक वो बच्चा भी प्रॉब्लम में रहता है उस पेशेंट के ब्लड प्रेशर की वजह से। तो एट द एंड उनको चाहिए कि डॉक्टर से जब ऐसे कोई सिम्टम्स आए या फिर स्टार्ट में ही वो एक मतलब जो प्रॉपर चेकअप्स होते एंटीनेटल, हैं, हाँ मतलब appointments पेशेंट्स doctor को भी देते हैं ना? जब वो रेगुलर विजिट्स पे आपको एंटीनेटली बुला रहा है, एटलीस्ट एक पेशेंट को 5 से 6 एंटीनेटल चेकअप ज़रूर करने चाहिए प्रेगनेंसी में। ओके। ये सबसे मिनिमम है। अच्छा। वरना अगर कोई पेशेंट जिसको ब्लड प्रेशर है उसको तो हम 2 वीकली भी बुलाते हैं, मतलब 15 डेज़ में भी बुलाते हैं। और समटाइम्स अगर रिस्ट्रिक्शन हो, ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो या उसका प्री एक्लेम्शिया उसने डेवलप कर लिया है तो हम उस पेशेंट को एडमिट भी कर लेते हैं। और समटाइम्स अगर ब्लड प्रेशर 160/110 तक आ रहा है, पेशेंट को हेडेक हो रहा है, तो हम उसको स्क्रीनिंग और कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर के लिए उस पेशेंट को एडमिट होना चाहिए, अदरवाइज़ वो कॉम्प्लिकेशन की तरफ जा सकता है। ओके। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब हम थोड़ा सा इसको एंड की तरफ लेकर चलते हैं ना। Okay. तो एट द एंड एज बीइंग अ वुमेन आप सारी चीज़ें मैनेज भी कर रही हैं, घर है, फिर अपना हॉस्पिटल है, फिर आपकी जो स्पेशलिटी है उसको है, फिर आपकी स्टडीज़ भी हैं, क्योंकि ये लिमिटेड तो नहीं है ना ये वाली स्टडीज़, तो ये बढ़ती रहती हैं, डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस आती हैं टाइम टू टाइम। अब वायरसेस हैं, रिसर्चेस भी तो आ रही हैं। अब Yes. आजकल आप सिर्फ कोविड का अगर देखें ना, कोविड के इरा में रॉयल कॉलेज की जो हम गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, पाकिस्तान में हम रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस को फॉलो करते हैं, तो उनको अगर आप देखें तो उसकी कोई 6 गाइडलाइंस आई हैं। अच्छा। मतलब ऑब्वियसली रिसर्च वर्क तो research work एवरी yes. अदर डे हो रहा है, वो सबके लिए ज़रूरी है, वो लिमिटेड थोड़ी है वो, क्योंकि एक वो field हमारी एडवांसमेंट के लिए ज़रूरी Yes. है। तो पढ़ना तो आपको, अगर आप डॉक्टर बन गए तो आप लिखवा के लाए हो कि आपने पढ़ना है ज़िंदगी भर। एवरी डे का आधा घंटा पढ़ना ज़रूरी है। अगर आपको अपनी रिसर्च को, अपनी प्रैक्टिस को जो है ना, वो उसको एक अपने आप को स्पेक्ट्रम, cope up करना है तो। हाँ एक स्पेक्ट्रम उसका अपनी ट्रीटमेंट को, इसके स्पेक्ट्रम को इंक्रीज़ करना है, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पढ़ना नहीं छोड़ सकते। Yes. तो आप उन गर्ल्स को क्या वो मैसेज देंगी, और उन पेरेंट्स को जो कि एक लड़कियों को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं ना घर में, कि यार घर में रहो, औरत हो, ससुराल जाना है, तुमने वहाँ पे वही रोटियाँ पकानी हैं, तो आप उन पेरेंट्स को और उन लड़कियों को क्या मैसेज देंगी? मैं ये बोलूँगी कि देखिए, ऑब्वियसली बीइंग अ वुमेन, फैमिली इज़ ऑलवेज माय फर्स्ट प्रायोरिटी। बट अगर हम देखें, और जो आजकल ऑब्वियसली अ मैन के नो सिर्फ एक आदमी जो है ना, आदमी आजकल घर नहीं चला सकता। बहुत ज़्यादा जो इन्फ्लेशन रेट है, इट्स गोइंग अप हाई, ठीक है। तो वो सिर्फ अकेले उसके ऊपर इतना बर्डन डालना, इट इज़ नॉट फेयर। मुझे लगता है कि फैमिली में आपको जैसे घर के काम, सारी चीज़ें, वो सब चीज़ें जो है ना, दोनों को मिलकर करनी चाहिए। हस्बैंड अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, क्योंकि बग़ैर हस्बैंड के जो है वो, हस्बैंड अगर आपको सपोर्ट नहीं करे तो ये इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल कि आप जो है ना एक्सेल कर सकें। दोनों की जो है ना वो कंबाइन जो है ना वर्क है, उससे ही एक घर चल सकता है। और मुझे लगता है कि जब बच्चे आपको देखते हैं एज अ पेरेंट, हस्बैंड को देखते हैं, मतलब फादर और मदर दोनों काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल हैं, लिटरेट हैं, तो ऑटोमेटिकली उनके दिमाग में ये माइंडसेट होना शुरू हो जाता है कि हमें इतना तो पढ़ना ही है। तो बच्चों का लिटरेसी रेट ख़त्म नहीं होता। और मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग अ वर्किंग वुमेन, मुझे एक गिल्ट कॉन्शियस होता है कि मैंने बच्चों को इतना टाइम नहीं दिया, तो मैं बच्चों को ज़्यादा टाइम देती हूँ, क्वालिटी टाइम देती हूँ। आप उसको क्वालिटी टाइम दो, बच्चों के साथ रहो, उनके साथ की स्टोरी बुक्स पढ़ो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर आप उसको 2-3 घंटे में भी कन्फाइन कर सकते हो। और बच्चों की एक्टिविटीज़ में अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बाहर हो और बच्चे पीछे से इग्नोर हो रहे हैं, तो आजकल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का बहुत दौर है और बच्चों को करना भी चाहिए। ओबेसिटी इतनी कॉमन हो रही है, बच्चों को स्पोर्ट्स उनकी लाइफ में होना चाहिए, वो उसके बगैर जिए ना। तो आप उनको इवनिंग टाइम में स्पोर्ट्स में डाल दें, ताकि उनकी कोई ना कोई एक्टिविटी रहे। जिस वक्त आपके घर आने का टाइम, उस वक्त बच्चे भी उसी वक्त आएँ, तो फ्री हों, तो फिर
प्रॉब्लम नहीं होता, फैमिली एक कॉम्बिनेशन अच्छा बन जाए। अच्छा बन जाए। हमने तो इन चीज़ों पर बात कर ली कि रना ये डिजीज़ होते हैं, ये प्रॉब्लम्स फेस होते हैं, बच्चे के लिए प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन उसके बाद उसकी क्यूरिंग क्या है? मतलब उस एक लेमैन है, अनएजुकेटेड तबका है। सबसे इजी हल ये होता है रेगुलर एंटीनेटल चेकअप्स। रेगुलर एंटीनेटल चेकअप में अगर ब्लड प्रेशर किसी पेशेंट को हो जाता है तो ऐसा नहीं है, ब्लड प्रेशर इज़ अ वेरी कॉमन डिजीज़ जो प्रेगनेंसी में होती है और बहुत ही नॉर्मली भी हो जाती है। नहीं हर किस इसकी ये ज़रूरी नहीं है कि भाई इसकी वजह से आपने क्या आपने न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इसकी वजह से हो रही है। ब्लड प्रेशर इन प्रेगनेंसी किसी भी पेशेंट को हो सकता है, ठीक है। इसका सबसे अच्छा प्रिवेंशन है रेगुलर एंटीनेटल चेकअप्स। अगर रेगुलर एंटीनेटल चेकअप्स में आपका ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम डायग्नोस हो जाता है और उसको बहुत प्रॉपर्ली ट्रीट किया जा सकता है मेडिसिन पे, तो ये बहुत इजीली जो है ना प्रॉब्लम्स इसके सॉर्ट आउट हो जाते हैं। उसमें हम प्रॉपर सर्विलेंस करते हैं बेबी की भी, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आता है उसको हम एड्रेस करते हैं और बहुत आसानी से चीज़ें से आप बाहर निकल आते हैं। हाँ, अगर निगलेक्टेड प्रेगनेंसी रही तो फिर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, लेकिन अगर पेशेंट का प्रॉपर सर्विलेंस है और कंप्लायंस है टुवर्ड्स डॉक्टर, टुवर्ड्स एंटीनेटल चेकअप्स, टुवर्ड्स द मेडिसिन्स, वेरी इंपॉर्टेंट। एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस अगर प्रॉपरली टाइम पे लेंगे तो कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती है। ओके, तो अब एक अनएजुकेटेड तबका है, एक देसी तबका है, वो नहीं बिलीव करते हैं सारी चीज़ों में कि डॉक्टर को दिखाएं, मॉडर्न चेकअप्स जो बेसिकली कहलाते हैं। अब तो मॉडर्न टाइम है ना, अब वो उसका नहीं होता, वो अब बस देसी चीज़ों में, देसी टोटके उन सब में, तो उनके लिए क्या है? उनके लिए यही है कि उनको जाना चाहिए डॉक्टर के पास। देखिए हमारे पास सिविल हॉस्पिटल है, जना है, अगर आपके पास, और इतने स्पेशली अगर मैं कराची की बात करूँ तो इतने चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हैं जिनकी फ़ीस या तो कम, बहुत ही महदूद है, या है ही नहीं। तो वहाँ पे हमारे पास इतनी सैलानी है, अल कादिर है, और हमारे पास इतनी जगह है कि ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपके पास जो है वो फंड्स नहीं है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, उसकी वजह से आप एंटीनेटल चेकअप्स नहीं करा रहे हैं। आजकल हर किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे उसको हाइपरटेंशन, स्पेशली अगर वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाता है तो ये प्रॉब्लम आराम से एड्रेस हो सकता है और हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर आपने उसको निगलेक्टेड छोड़ दिया, चीज़ें इग्नोर हो गई, प्रॉब्लम्स हो गई, तो फिर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। लेकिन अगर वो पेशेंट टाइमली, क्योंकि मेरे पास काफ़ी चैरिटेबल हॉस्पिटल्स की पेशेंट रेफ़र होते हैं, तो हम उनको देख रहे होते हैं, पेशेंट्स आ भी रहे होते हैं, पेशेंट में काफ़ी अवेयरनेस आ गई है। मुझे लगता है पाकिस्तान में स्पेशली कराची के अंदर लड़कियां भी आजकल एजुकेटेड होती हैं, मैट्रिक तो किया हुआ ही होता है, तो वो लोग आ रही हैं। लेकिन अभी मज़ीद तो ज़रूरी हो गया है। हाँ, अब मज़ीद और अवेयरनेस की ज़रूरत है कि एंटीनेटल चेकअप्स में कोई बुराई नहीं है। डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करके आपका ऑपरेशन विदाउट एनी रीज़न नहीं करेगा, और ये नहीं है कि हाइपरटेंशन पेशेंट को हो गया तो वो पेशेंट का अब ऑपरेशन ही होगा। पेशेंट को ऑपरेशन तो ऑब्स्टेट्रिक रीजंस की वजह से होगा कि अगर पेशेंट का जो है ब्लड प्रेशर सही नहीं है तो हम उस पेशेंट को इंड्यूस कर सकते हैं, हम उसको नॉर्मल डिलीवर करा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसका सी सेक्शन पे वो एंड अप होगी। सी सेक्शन तभी होगा जब उसका कोई ऑब्स्टेट्रिक रीज़न होगा, जब रीज़न होगा सिजेरियन सेक्शन का। ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से हम सिजेरियन नहीं करते। तो ये बात जो कॉमन मैन में ये प्रॉब्लम होता है कि वो लोग ये समझते हैं कि अगर हम ज़्यादा सर्विलेंस कराएंगे तो डॉक्टर ऑपरेशन कर देगी। तो प्लीज़ आप ये अपना मिसकंसेप्शन में मिथ्स अपने दिमाग से हटा दें और ये समझें कि आपको डॉक्टर के पास इसलिए जाना है कि जो प्रॉब्लम्स हैं हम उनको एड्रेस करें। और आप भी और हम जो है, स्पेशली मैं गवर्नमेंट सेटअप्स की बात करूँ, वेलफेयर फाउंडेशंस की बात करूँ, ये लोग तो बहुत अच्छा, इनके पास कंटिन्यूस डॉक्टर्स होते हैं, सर्विलेंस होती है, तो हम लोग पूरा नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल देते हैं। इवन अगर हाइपरटेंसिव पेशेंट भी हो, क्योंकि हाइपरटेंसिव पेशेंट इवन फिट इन प्रेगनेंसी के लिए भी, जो अगर प्रेगनेंसी में फ़िट हो जाए उसमें भी हम फ़ौरन ऑपरेशन नहीं करते। अगर पेशेंट नॉर्मल डिलीवर हो रही होती है, उसकी अच्छी फाइंडिंग्स होती हैं, तो हम नॉर्मल डिलीवर कराते हैं उसको। सही है। तो बात यह है कि एक लीडिंग कॉज ऑफ मैटरनल डेथ है, लेकिन इसकी बहुत सिंपल सोल्यूशन है रेगुलर एंटीनेटल चेकअप्स। तो ताकि ये टाइमली पिक हो जाए, टाइमली डायग्नोस हो जाए और टाइमली ट्रीट हो जाए। लेट हो जाएगा तो बेबी और मदर दोनों के लिए नुकसान। तो इसी के साथ अपने पॉडकास्ट करते हैं एंड, और आखिर में यही कहना चाहूँगा कि यार आप सिर्फ गूगल के पास नहीं है, कंसल्टेंट्स हैं आपके पास ना, सारे ताहिर मेडिकल सेंटर है जो 24/7 है आपके पास। उसमें मतलब काफ़ी तरीके के डॉक्टर्स हैं, वो आपको दिखाएंगे हम अपने हेल्थ कास्ट में आहिस्ता। और फिर आपको नीचे हेल्पलाइन नंबर भी नज़र आ रहा होगा, वेबसाइट भी है, आप आएँ हॉस्पिटल, और कोई भी डिजीज़ है आपको, ताहिर मेडिकल सेंटर आपके साथ है 24/7। सो
लेट्स टेक टू दी एंड और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और आई गेस आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। फिर इंशाल्लाह अगर आपको कोई ऐसे इश्यूज़ वगैरह कोई इससे हट के अगर हमने टॉपिक में डिस्कस नहीं कर पाए हो और उससे हट के कोई इशूज़ हो तो वो आप हमें कमेंट बता सकते हैं, फिर उस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, कोई इशू नहीं है। डॉक्टर अदीला इज़ विद अस एंड थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले हेल्थ कास्ट तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।